Hello students, we learn today chapter 2 cell. At first we will know what is cell. सेल के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि सेल है क्या। सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या एनिमल्स सब कैसे बने हुए हैं, सबका बॉडी जिस्म कैसे बना हुआ है। आप लोगों ने राजमिस्त्री को काम करते हुए देखा होगा, जैसे वो ईंट को ईंट से ईंट सजा सजा करके दीवार खड़ा करता है। हम लोगों का जिस्म बिल्कुल उसी तरीके से सेल से सजा हुआ है। हाँ, हम लोगों का जिस्म में बहुत सारे मिलियन सेल्स, नंबर ऑफ मिलियन सेल्स, नंबर ऑफ बिलियन सेल्स से बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज सेल। डिफिनेशन ऑफ सेल क्या है? द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. It is the smallest part of the body of an organism which is capable of independent existence and of performing the essential function of life. सेल इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको ऐसी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग सिंगल सेल को नहीं देख सकते। इतना छोटा होता है। इसका साइज बहुत छोटे होने की वजह से हम लोग बिल्कुल नहीं देख सकते कि एक सेल कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन हर एक सेल में लिविंग मैटर्स पाया जाता है, जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से हर सेल की अपनी एक लाइफ होती है। वो खुद अकेला एक सेल लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लायक होता है इंडिपेंडेंटली। Every cell has its own life. Old and weak cells in the body continually die and are replaced by new one. सेल डिवीज़न प्रोसेस है जो आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे। इस प्रोसेस के ज़रिया एक सिंगल सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल में डिवाइड होकर के उसका नंबर इंक्रीज करता रहता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी भी पहले सिंगल सेल से ही शुरू हुआ है। उसके बाद बढ़ते बढ़ते इतना नंबर्स ऑफ मिलियंस और बिलियंस सेल्स हैं से हमारा जिस्म बना हुआ है। एग्जाम्पल, रेड ब्लड सेल्स RBC फॉर इंस्टेंस डाई आफ्टर अबाउट 120 डेज। इसका मीनिंग है जो वीक और ओल्ड सेल हो जाता है वो हट करके उसकी जगह नए सेल्स पैदा हो जाते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स है जो सिर्फ 120 डेज़ के लिए ही रहते हैं। उनकी लाइफ टाइम क्या होती है? 120 डेज़। उसके बाद वो रिप्लेस होकर के न्यू RBC बन जाते हैं। न्यू RBC बनते रहते हैं और ओल्ड और वीक सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं। इसके बाद वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर किसको बोलते हैं? व्हाट इज़ यूनिसेलुलर? ये एग्जाम्पल यूनिसेलुलर सेल। मेनी स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सिंगल सेल। सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। इसका मतलब है कि उन लोगों को हम लोग नहीं देख सकते। बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग सिंगल सेल को नहीं देख सकते हैं। एक छोटी सी चूंटी को भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उसका भी जिस्म सिर्फ एक सेल से नहीं बनाता। उसका भी जिस्म बहुत सारे सेल से बना होता है, तब हम लोग उसको देख सकते हैं। सिंगल सेल को तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ईस्ट, अमेबा एट्सेट्रा। तो इन सब का नाम सिर्फ हम लोग सुनते हैं, कभी आंखों से देखा नहीं है। लैब में आप लोग जाओगे तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए नज़र आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं देख सकते हैं। हम लोग के सामने, हमारे आसपास, हवा में, खाने में, हमारे हाथों में जर्म्स, बैक्टीरिया रहते हैं, हम लोगों को दिखाई नहीं देता। तो यूनिसेलुलर का मतलब है कि ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल जिनका सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना होता है,
उनका जिस्म। ठीक उसी तरीके से मल्टी सेलुलर, मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स वी सी अराउंड अस इंक्लूडिंग आवर सेल्व्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स। मल्टी सेलुलर क्या है? हम लोग जिधर भी नज़र उठाएंगे, अपने आसपास जिस तरफ भी नज़र उठाएंगे तो मल्टी सेलुलर नज़र आते हैं। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि यूनिसेलुलर तो हम लोग देख ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जिस्म सिर्फ एक सिंगल सेल से बना होता है, इसलिए हम लोग को वो दिखाई नहीं देते। हम लोग के आसपास मौजूद है लेकिन हम लोग उनको नहीं देख सकते। मल्टी सेलुलर जितने प्लांट्स, जितने एनिमल्स हम लोग देख रहे हैं, साथ में हम लोग भी, हमारा बॉडी भी, सब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, इसलिए हम लोग देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एक हाथी और एक चूहा। एलिफेंट काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में, रैट काफ़ी छोटा होता है साइज़ में, लेकिन सेल का साइज़ वेरी नहीं करता। सेल का साइज़ सेम रहता है। सिंगल सेल उतना ही छोटा होता है, 0.3 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक ही होता है। लेकिन हाथी इतना बड़ा होता है कि उसके जिस्म में नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होती है, इसलिए उसका साइज़ बड़ा होता है। और रैट का जिस्म, रैट का बॉडी नंबर ऑफ सेल्स एलिफेंट से कम होता है, इसलिए वो साइज़ में छोटा होता है। ये नहीं कि सेल्स का साइज़ बड़ा होता है, नहीं, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होता है एलिफेंट में और नंबर ऑफ सेल्स रैट में कम होता है। तो इसका मतलब आप लोग समझ में आया कि हम लोग जिस तरफ भी देखते हैं, जो भी चीज़ नज़र आती है हम लोग को, वो क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स, मैंगो ट्री, फ्रॉग एट्सेट्रा, कुछ भी बोल दीजिए आप लोग। तो सेल हम लोगों को कैसे दिखाई देता है, सेल के बारे में हम लोगों को कैसे पता चला? इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप के बाद, जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तभी पता चला कि सेल क्या है। हम लोग का जिस्म सेल से बना हुआ है, उसके बाद ही हम लोगों को ये हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एंटोनी वान लियोन हुक, 1632 से 1723। ही इज सेड टू हैव कंस्ट्रक्टेड 400 माइक्रोस्कोप। इन्होंने अपनी तफरी के लिए, ऐसे ही कॉमन ऑब्जर्वेशन के लिए 400 माइक्रोस्कोप्स बनाए। ऑल हिज माइक्रोस्कोप वे आर कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन इनके सारे माइक्रोस्कोप को सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज दे कंसिस्टेड ऑफ अ सिंगल बाई कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि उसमें इन्होंने सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया था, जो हम लोगों के चश्मे में रहता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे हमारे चश्मे में यूज़ होता है। तो इसीलिए उससे सिंपल माइक्रोस्कोप कहा गया। रॉबर्ट हुक, उनके बाद आए एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, 1635 से 1703। एन इंग्लिश साइंटिस्ट डेवलप्ड अ माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग 2 लेंस फॉर अचीविंग ग्रेटर मैग्निफिकेशन। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया, उसी में सिंपल माइक्रोस्कोप को डेवलप किया 2 लेंसेज का इस्तेमाल करके, ताकि उससे मैग्नीफाई और ज़्यादा हो सके, चीज़ों को बड़ा करके दिखाना। मैग्नीफाइंग का मतलब चीज़ों को बड़ा करके दिखाना। तो इन्होंने और ज़्यादा मैग्निफिकेशन के लिए 2 लेंसेज का यूज़ किया। सच माइक्रोस्कोप वर लेटर नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उस माइक्रोस्कोप को बाद में क्या नाम दे दिया गया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हुक एग्जामिन्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने एक कॉर्क के स्लाइस से अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्लाइस को रखकर ऑब्जर्व किया, एंड इट वाज मेड ऑफ टिनी बॉक्स लाइक। तो क्या नज़र आया? उसके अंदर
बहुत छोटा छोटा सा बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट पाइल्ड अप टुगेदर, एक साथ बना हुआ है। बिल्कुल इस तरीके से हमारा सेल हमारे बॉडी में सब इसी तरीके से एक साथ जुड़ा हुआ है, सजा हुआ है, अरेंज्ड है। और सब सेल के अंदर इंडिपेंडेंटली लाइफ प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि हर एक सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब कुछ पाया जाता है। द ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नोन एज हुक्स माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, इसलिए 2 लेंस लगा करके उसको डेवलप किया था, इसलिए इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हुक्स माइक्रोस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। आफ्टर दैट द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कुछ दिन बाद फिर किसका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, ताकि सेल्स के नॉलेज में और ज़्यादा डेवलप हो सके और बहुत सारी चीज़ें पता चल सके। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ किया था, यूजेस ग्लास लेंसेज, वो 2000 टाइम्स चीज़ों को बड़ा करके दिखाती थी। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, उसमें यूजेस ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके चीज़ों को 200,000 टाइम्स एंड 2 लाख टाइम्स ज़्यादा बड़ा करके दिखाती थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। व्हाट इज सेल तो आप लोग समझ गए होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, ईच एंड एवरी सेल हैज सेल ऑर्गेनेल। लेट्स लर्न। A generalized cell consists of 3 essential parts. A generalized cell consists of 3 essential parts. Number 1 cell membrane, number 2 nucleus, and 3 cytoplasm. Cell organelle. The little organs, most part of cell have a definite shape and definite structure and definite function. Such parts are called cell organelles. The organelles have the same status in a cell as the organs have in the entire body of an animal. First is cell membrane. Each cell is surrounded by a cell membrane or plasma membrane. Cell membrane is composed of lipoprotein. The permeability of the cell membrane is selective. It allows only certain substance to pass through while it prevents others. सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? ये लिपोप्रोटीन से बनी होती है और इसका काम होता है कि सिर्फ जिन चीज़ों को बाहर जाने देना चाहिए उन्हीं को बाहर देना जाना चाहती है, और जिन चीज़ों को नहीं रोकना है उन चीज़ों को रोक देती है। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। द सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, अ नॉन लिविंग सब्सटेंस। द सेल वॉल गिव्स शेप एंड अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिजिडिटी। सेल वॉल की वजह से ही प्लांट्स को शेप और रिजिडिटी मिलती है विदाउट इंटरफेयरिंग विद द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन को कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। The cell wall is freely permeable, allowing the substance in solution to enter and leave the cell without hindrance. Number 2 है cytoplasm. Cytoplasm is a semi-liquid substance. पूरे सेल में एक लिक्विड भरा होता है, पूरे सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, सेमी लिक्विड सब्सटेंस, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इट ऑक्युपाइज मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल विद इन द सेल मेम्ब्रेन, पार्ट ऑफ द सेल विद इन द सेल मेम्ब्रेन।
अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट अपेयर्स टू बी कलरलेस, पार्टली ट्रांसपेरेंट एंड समवट वाटरी। ये कैसे कलर का होता है? अगर आप लोग माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये कैसे कलर का होता है? कलरलेस, पार्टली ट्रांसपेरेंट एंड समवट वाटरी भी हो सकता है। इसका क्या काम है? मेनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ सम मूवमेंट। साइटोप्लाज्म, पूरे सेल में साइटोप्लाज्म एक लिक्विड की तरह, सेमी लिक्विड पाया जाता है। इसमें सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में ही सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is so fine in structure that its existence is revealed only through an electron microscope। सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ही इसको देखा जा सकता है। इट इज़ एन irregular network of double membrane distributed over the entire cytoplasm in a cell। पूरे साइटोप्लाज्म में ये कहीं भी फैला होता है, कहीं भी पाया जाता है। डायग्राम में देखिए आप लोग, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये स्मूथ है और ये रफ है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इस पे छोटे छोटे जर्रे, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ राइबोसोम चिपके हुए हैं, इसलिए ये देखने में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लग रहा है। और इसमें राइबोसोम के जर्रे नहीं चिपके हुए हैं, इसलिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। At its outer end, endoplasmic reticulum is connected with the cell membrane. At its inner end, it is connected with the nuclear membrane। एक तरफ ये स्मूथ जो है, स्मूथ रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तरफ इसका एंड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और इधर ऊपर की तरफ देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड रहता है। इसके अंदर से सब्सटेंस पास थ्रू करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। इट अपेयर्स रफ व्हेन स्मॉल ग्रैन्यूल्स कॉल्ड राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट एंड अपेयर्स स्मूथ विदाउट देम। छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स चिपके होते हैं राइबोसोम के, इसलिए ये रफ दिखाई देता है, और जिसमें नहीं चिपके होते वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। It forms the supporting framework of the cell and also serve as a pathway for the distribution of the materials from one part to the cell to the other। और ये क्या काम करता है? एक तरफ न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। इसका काम क्या है? न्यूक्लियस से मटेरियल सब्सटेंस को पास करने का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बाहर निकाल देता है, ताकि एक सेल से दूसरे सेल में जा सके सब्सटेंस। नेक्स्ट है राइबोसोम। ये सब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ रहे हैं कि सेल में क्या क्या चीज़ पाई जाती है। राइबोसोम, द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, तो उसका आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम आर न्यूमरस स्मॉल ग्रैन्यूल्स आइदर स्कैटर्ड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पूरे साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स राइबोसोम के इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, या तो वो फ्रीली रहते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए रहते हैं। दीज आर द फैक्ट्रीज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स क्या है? फैक्ट्रीज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इसको अंडरलाइन करके रखिए आप लोग और याद रखिएगा। नंबर 3 है माइटोकॉन्ड्रिया, द सेल्स एनर्जी प्रोड्यूसर्स। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? ये कैसा सेल्स है? एनर्जी प्रोड्यूसर्स है। द माइटोकॉन्ड्रिया आर स्फेरिकल और रॉड शेप बॉडीज। दीज आर minute double walled bags with their inner walls produced into finger like process projecting inwards called cristae। इसमें उंगली की शेप की बनी हुई होती है। उसको उंगली शेप वाले को हिस्से को बोलते हैं क्रिस्टी।
माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स वेयर सेल रिस्पिरेशन अकर टू रिलीज एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया ही हर एक सेल के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसा जगह है जहाँ पे रिस्पिरेशन के वक्त एनर्जी रिलीज होती है। जब भी कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं और सांस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के खाना हमारा फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है और एनर्जी रिलीज करता है, वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी। एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज एनर्जी होने के बाद वो एनर्जी को स्टोर करके रखा जाता है एटीपी की शक्ल में। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी की शक्ल में स्टोर्ड रहता है सेल में वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए ऑफ द सेल। सेल के मेटाबॉलिक फंक्शन में काम आएगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों की, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ अ सेल। इसलिए होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी वहीं पर स्टोर होती है एटीपी की शक्ल में, जो बाद में मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द सेल में यूज़ होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होने के बाद स्टोर रहती है। नेक्स्ट है गोल्गी apparatus, the delivery system of the cell. The Golgi apparatus occurs in the form of granules filament. These are, यहाँ से देखिए, these are very small vesicles of different shapes and are generally located near the nucleus. The Golgi complex consists of many small groups of hollow tubular structure with membranous walls called सिस्टर्नी। हॉलो ट्यूब्यूल्स की तरह इसकी है। अभी डायग्राम में अभी देखिएगा आप लोग। इसका क्या काम होता है? बोथ गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस एंड डेक्टोसोम्स आर कंसर्न्ड विद द सेक्रेशन ऑफ द सेल इंक्लूडिंग एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। ये सेल के सेक्रेशन में हेल्प करती है, चाहे एंजाइम की सेक्रेशन हो और चाहे हार्मोन्स की सेक्रेशन हो। नेक्स्ट है लाइजोसोम। लाइजोसोम आर स्मॉल वेसिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप कंटेनिंग सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के तौर पर ये रखता है। लाइजोसोम में क्या रहता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता है, जो सेल में हेल्प करता है। देयर एंजाइम्स डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट फॉरेन सब्सटेंस अराउंड देम। ये एंजाइम क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय, डाइजेस्ट कर देते हैं जो उनके आसपास में होते हैं सब्सटेंस। दे डाइजेस्ट द स्टोर्ड फूड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन व्हेन फूड इज अनअवेलेबल टू द सेल। जो सेल के लिए एक्स्ट्रा हो जाते हैं या नुकसानदायक होते हैं उसको डाइजेस्ट कर देते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लाइजोसोम का ये काम होता है। Many damaged cells are rapidly destroyed or dissolved by their own lysosome and hence these are also called the suicide bags. लाइजोसोम को सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं? Many damaged cells are rapidly destroyed or dissolved by their own lysosome. डैमेज सेल को ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है या डिसॉल्व कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन बोथ इन माइटोसिस एंड मेयोसिस। स्पाइंडल फाइबर डेवलप फ्रॉम द सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम से ही डेवलप होते हैं फाइबर। द सेंट्रोसोम कंटेन 2 सेंट्रियोल्स विच आर शॉर्ट बंडल ऑफ माइक्रोफिलामेंट अरेंज्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ठीक है, इनका खास काम यहीं तक था कि स्पाइंडल फाइबर डेवलप्ड होते हैं इनसे सेल डिवीज़न के लिए। सिर्फ एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। क्यों? क्योंकि प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। लिको का मतलब है वाइट
आर कलरलेस प्लास्टिड। ऐसी चीज़ें प्लांट्स में जो कलरलेस होती है उसमें लिकोप्लास्ट पाया जाता है। दे हैव नो पिगमेंट, दे स्टोर स्टार्च सेल ऑफ अ पोटैटो हैव लॉट्स ऑफ लिकोप्लास्ट इन देम। पोटैटो जैसे कलरलेस होता है उसमें क्या पाया जाता है, लिकोप्लास्ट पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमो मतलब कलर। दीज आर वेरियसली कलर्ड प्लास्टिड, येलो, ऑरेंज एंड रेड। दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। इतने सारे कलर कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ नजर आते हैं हम लोग को, फ्लावर्स में, इसलिए क्रोमोप्लास्ट फ्लावर्स में ही मौजूद होता है। दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन पेटल्स ऑफ फ्लावर्स एंड इन फ्रूट्स, और फ्रूट्स में ही पाया जाता है। एंड द कलरिंग सब्सटेंस पिगमेंट्स एसोसिएटेड विद देम, क्योंकि इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, ज़ैंथोफिल। येलो कलर का पेटल्स होगा तो ज़ैंथोफिल पाया जाता है, और ऑरेंज और रेड होगा तो कैरोटीन पाया जाता है। जैसे टमाटर रेड होता है, सनफ्लावर येलो होता है, तो जो भी चीज़ प्लांट्स का येलो होता है वहाँ पे ज़ैंथोफिल नामी पिगमेंट पाया जाता है, और जो ऑरेंज या रेड होता है उसमें कैरोटीन नामी पिगमेंट पाया जाता है। सम कलरिंग पिगमेंट्स सच एज एंथोसियानिन आर नॉट एसोसिएटेड विद प्लास्टिड, इंस्टेड दे रिमेन डिजॉल्व इन द सेल सैप। एंथोसियानिन भी ऐसा पिगमेंट है जो प्लास्टिड से अलग है, लेकिन ये भी वैसी कलर देने का काम करता है पिगमेंट। ये कहाँ पाया जाता है, सेल सैप में। सेल सैप किसको बोलते हैं, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है सेल सैप, उसमें ये रहता है। एंड गिव रेड, पर्पल एंड ब्लू कलर्स टू डिफरेंट प्लांट्स पार्ट्स। प्लांट्स के जो भी हिस्से में ब्लू या पर्पल कलर होता है वहाँ एंथोसियानिन पाया जाता है। या कोई भी सब्जी, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो इस कलर का रेड, पर्पल, ब्लू होते हैं, सब में एंथोसियानिन पाया जाता है। नेक्स्ट प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब है ग्रीन, तो अब खुद सोच लो आप लोग कि ग्रीन प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट्स ग्रीन होता है, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दीज आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, दे हैव अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नामी पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट आर अबंडेंट इन पार्ट्स एक्सपोज्ड टू लाइट, एग्जाम्पल लीव्स। They also have other pigments such as orange, yellow, but these pigments are masked by large quantities of chlorophyll. Their function is to trap solar energy. क्लोरोफिल का क्या काम है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, ऑब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, स्टार्च एंड शुगर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फोटोसिंथेसिस नामी प्रोसेस में सोलर एनर्जी ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करके स्टार्च और शुगर बनाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन DNA and have the capacity to divide. सारे सेल ऑर्गेनेल के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ देखिए सेल में कैसे कैसे पाया जाता है। ये प्लांट सेल है, इसीलिए इतना बड़ा सा लार्ज वैक्यूल दिया हुआ है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारे कंटेन होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही बहुत कुछ होता है, बाद में अभी आप लोग पढ़िएगा। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमैटिन फाइबर है। ये माइटोकॉन्ड्रिया देखिए उंगली शेप बना हुआ, फिंगर लाइक। क्रोमोसोम इसी को बोलते हैं। ये जगह जगह क्लोरोप्लास्ट फैला हुआ है, कहीं भी इधर उधर फैला हुआ है। ये गोल्गी बॉडीज माइटोकॉन्ड्रिया है प्लांट सेल में। एनिमल सेल देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमैटिन फाइबर है, ये गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल है छोटा छोटा सा, और पूरे में ये साइटोप्लाज्म की लिक्विड, सेमी लिक्विड जो है वो फैली हुई है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। सेल ऑर्गेनेल सेल में each and every cell has all cell organelle in it. ये माइटोकॉन्ड्रिया है रेड, ये लाइजोसोम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्गी बॉडीज है। इधर प्लांट सेल में देखिए क्लोरोप्लास्ट है, जगह जगह ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नामी ग्रीन पाया जाता है पिगमेंट, इसलिए। सारे सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ने के बाद
बचा है न्यूक्लियस। थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. It regulates and coordinates various life process of the cell. It plays an important part in the cell division. It contains factors, genes, which determine heredity. इसलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस इज ए स्मॉल स्फेरिकल मास लोकेटेड समवॉट इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म. It has delicate nuclear membrane which is filled with a relatively dense nuclear plasm. न्यूक्लियस का डायग्राम देखिए। न्यूक्लियस के अंदर भी एक तरह का लिक्विड पाया जाता है जिसको न्यूक्लियर प्लाज्म बोलते हैं। ये चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरी होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर गोल स्फेरिकल नुमा एक चीज़ पाया था, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसमें क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर जो नज़र आ रही है इसको क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं या क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर नेक्स्ट है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमेटिन फाइबर बिकम थिक एंड रिबन लाइक. दिस फाइबर्स आर देन कॉल्ड क्रोमोसोम. क्रोमेटिन फाइबर सेल डिवीजन के दौरान, सेल डिवीजन जब होने लगता है द क्रोमेटिन फाइबर बिकम थिक एंड रिबन लाइक बन जाता है, उसका शेप बदल जाता है. दिस फाइबर्स आर क्रोमोसोम कहलाता है. ये क्रोमेटिन फाइबर क्या है? क्रोमोसोम है. प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता. यूकैरियोटिक सेल में इन विच डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल. इसमें डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए इसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं. और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है. दोनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है. प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में होता है और यूकैरियोटिक सेल ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया. सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सब यूकैरियोटिक सेल है, सिर्फ बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डिफिनिट इन ईच स्पीसीज. एवरी ह्यूमन बॉडी सेल हैज़ 46 यानी 23 पेयर्स क्रोमोसोम. ये सब इतने सारे ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है. इतनी सारी चीज़ों में कितना कितना क्रोमोसोम पाया जाता है सब लिखा हुआ है. द क्रोमोसोम्स कैरी द जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द यूनियन ऑफ द एग्स of the female and the sperm of the male. Chromosome are made of chromatin which is composed of heredity units called genes. क्रोमोसोम का यूनिट क्या है? किससे बना होता है? जेन्स से. जेन्स आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस. डीएनए से बना होता है जेन्स. इसी जेन्स का काम है कि एक में से पेरेंट्स से कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग में पहुंचाता है. इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल का फंक्शन तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. Like and share my video. Thank you.